नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली 2 क्लासेस में हमने जिंक फिंगर के बारे में बात की थी। आज हम उसके जिंक फिंगर की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई और क्या इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिंक फिंगर वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द जीनोपस लेविस इन द लेबोरेटरी ऑफ आरोन क्लग। अभी आरोन क्लग कौन था ये अपन अभी आगे देख रहे हैं। आरोन क्लग बेसिकली एक ब्रिटिश केमिस्ट एंड बायोफिजिसिस्ट था। इसको 1982 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था और इसने क्या किया था कि इसने क्रिस्टलोग्राफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट किया था और उससे उसने बहुत सारे जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे उसके स्ट्रक्चर को उसने खोजा था उससे। तो उसने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो कि क्रिस्टलोग्राफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है उसकी उसने डिस्कवरी की, उसको डेवलप किया और उसके बाद में जो प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसको उन्होंने देखा और उसी से उसने ना जो आपके जो जीनोपस लेवस में इसकी जो जिंक फिंगर की डिस्कवरी उसने की। He revealed that the binding strength of the transcription factor 3A is because of the presence of the zinc coordinated finger-like structure. उसने ये रिवील किया बेसिकली कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो 3A होता है, यदि आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A है, B है ना, और C, D इस तरह से भी होते हैं, ठीक है। तो जो 3A जो फैक्टर होता है उसकी जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है, कहाँ पे, आपके प्रमोटर रीजन पे जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है वो जिंक कोऑर्डिनेटेड फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसकी प्रेजेंस में उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो जाती है। यानी वो जिंक कोऑर्डिनेटेड जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी के प्रेजेंस में उससे प्रॉपरली बाउंड हो पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक कोऑर्डिनेटेड फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है और वो क्या करती है, डीएनए के ऊपर जो प्रमोटर रीजन है उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A के साथ में वो बाइंड करती है। अब ये जीनोपस लेविस क्या होते हैं यदि अपन इसको देखें तो इट आल्सो नोन एज अफ्रीकन क्लॉड टोड। बेसिकली इट्स अ मेंबर ऑफ एम्फीबिया फाइलम, ओके। और ये क्या है, अफ्रीकन जो क्लॉड टोड है वह उसको अफ्रीकन क्लॉड टोड भी कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे इसको देखिए आप इसके जो क्लॉड आपको इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं। द वर्ड जीनोपस मीनिंग्स स्ट्रेंज फुट एंड लेविस मीन्स स्मूथ। तो स्मूथ होता है और इसका जो फूट होता है वो स्ट्रेंज होता है, इस वजह से इसको जीनोपस कहा। जीनोपस, और जीनोपस क्यों कहा, स्ट्रेंज फूट की वजह से कहा। और लेविस इसको क्योंकि स्मूथ होता है, बिल्कुल चिकना आप देख रहे हैं तो ये स्मूथ होता है, इस वजह से हमने इसको जीनोपस लेविस कहा। और अपन ये देख रहे हैं कि इसको अफ्रीकन क्लॉड टॉड भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से सर आरोन जो क्लग जो था ब्रिटिश केमिस्ट और बायोफिजिस्ट था उसने सबसे पहले जिंक फिंगर की डिस्कवरी उसने की जीनोपस लेविस में। अब ये जिंक प्रोटीन फैमिलीज हम ये देखें तो बेसिकली एक डाटाबेस होता है यूनिप्रॉट केबी। यूनिप्रॉट केबी क्या होता है, इसमें जितनी भी प्रोटीन्स होती है ना जिनकी डिस्कवरी हुई है उनकी है ना जो सबकी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड स्ट्रक्चर और साथ में उसकी जो डोमेन जो स्ट्रक्चर होती है वो इसमें होती है। आप खुद भी लोग भी है ना जो गूगल के ऊपर यूनिप्रॉट केबी डाल करके देखिए आप, तो आपको है ना जो आसानी से बहुत सारी जो प्रोटीन्स है वो अपने को आसानी से दिख जाएगी। उसमें यदि देखा तो जिंक जो प्रोटीन फैमिलीज है उसमें लगभग 40 प्रकार की जिंक फिंगर प्रोटीन उसमें दिखी। 40 प्रकार की डिफरेंट जिंक फिंगर प्रोटीन उसमें हमको दिखी यूनिप्रॉट केबी में। अब इसकी जो 3 जो फैमिलीज थी उसमें पहली जो फैमिली थी उसमें क्या था, ट्रैबल क्लैफ फिंगर्स था। ट्रैबल क्लैफ फिंगर्स यानी ये देखिए आप, ये एक फिंगर हो गया, ये एक फिंगर हो गया और ये एक फिंगर हो गया। बेसिकली ट्रैबल क्लैफ फिंगर से मतलब ये है कि ट्रैबल क्या होता है, एक म्यूजिक के अंदर आपने देखा होगा जैसे एस सा बना हो रहा था ना, बिल्कुल म्यूजिक को डिफाइन करने के लिए। तो जो एस का जो ये लूप होता है बेसिकली इस तरह का जो लूप होता है इसी का ये लूप यहाँ पे है। तो ट्रैबल क्लैफ फिंगर इसको इससे से कहा।
ठीक है। तो फर्स्ट जो फैमिली हो गई वो आपके ट्राइबल क्लैप फिंगर्स वाले लूप वाली जो जिंक फिंगर होती है वो हो गई। तो इसमें आप ये देखिए ये आपके है ना जो ये बीटा हेलिक्स हो गए और ये आपका अल्फा हेलिक्स हो गया। यहाँ से एन टर्मिनल चालू हुआ और यहाँ पे सी टर्मिनल जो अल्फा हेलिक्स पे जाकर के यहाँ पे खत्म हो गया। दूसरी जो है वो जिंक रिबन्स बनाती है, ये देखिए आप जिंक के रिबन्स बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हैं। और तीसरी जो है उसमें 2 सिस्टीन होते हैं और 2 हिस्टिडीन रेजिड्यू होते हैं और उन दोनों से आपका जो जिंक आयन है वो उनसे दोनों से कोऑर्डिनेटेडली कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार की जो जिंक प्रोटीन फैमिलीज है वो हमने देख लिया। ट्राइबल क्लैप फिंगर्स देख लिया, जिंक रिबन्स देख लिए और सिस्टीन हिस्टिडीन के जो दो जो रेजिड्यूज हैं वो दोनों जिंक के साथ में कोऑर्डिनेटेडली बाइंड होते हैं, वो हमने देख लिया। अब यदि हम जिंक प्रोटीन फैमिलीज का सिस्टीन हिस्टिडीन वाला देखें तो ये देखिए आप, ये तो जिंक है, ये हिस्टिडीन है यहाँ पे और यहाँ पे ये सिस्टीन है, ठीक है। तो इनसे यहाँ पे जिंक बाइंड होता है। तो it's the largest known DNA binding family in the multicellular organism. It composed of 2 beta layers and 1 alpha helixes. 2 cysteine and 2 histidine residues located in certain position bind with zinc to stabilize the structure. 4 other amino acid residues localized in a specific position in the N-terminal region of the alpha helix participate in DNA binding by interacting with hydrogen donors and acceptor exposed in the DNA major group. और जो अन्य जो 4 अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्पेसिफिक पोजीशंस में होते हैं इसके एन टर्मिनल रीजन पे और वो क्या करते हैं डीएनए बाइंडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? जो डीएनए के जो मेजर ग्रुप के अंदर जो एक्सपोज्ड बेसिस होते हैं, एक्सपोज्ड जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके द्वारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड सप्रेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। और मैलिग्नेंट सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के ये डेवलपमेंट के लिए डिफरेंशिएशन और सप्रेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस प्रकार से करती है ये हम आगे देखते हैं, क्या करती क्या है बेसिकली। तो बेसिकली ये जो जिंक फिंगर जो प्रोटीन्स होती है ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में क्या है, जीनोम एडिटिंग होती है। और जीनोम एडिटिंग कौन करता है? जिंक फिंगर न्यूक्लियस इसको करते हैं। और जिंक फिंगर न्यूक्लियस क्या होते हैं? बेसिकली दे आर कंपोनेंट ऑफ जिंक फिंगर प्रोटीन्स के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं डीएनए को कट कर सकते हैं या अपन कहते हैं जीनोम की एडिटिंग ये कर सकते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं ये हम आगे देखते हैं। आप सब लोगों को पता है कि 2 प्रकार की इंपॉर्टेंट डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स होती है। एक होती है आपकी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, दूसरी आपकी नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म। इनमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है लेकिन हम इतना ही देखें इसमें कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में तो क्या होता है कि जो सही स्ट्रैंड होता है, जैसे मान लीजिए ये डैमेज हो गया, अब इसका जो सही स्ट्रैंड है वो होमोलॉगी डायरेक्टेड आकर के जुड़ जाता है और ये हो जाता है। जबकि नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में क्या होता है, कुछ सर्टेन है ना जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है या सर्टेन न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो पाथवे होता है ये एरर प्रोन होता है और ये वाला जो पाथवे होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वाला जो पाथवे होता है वो एरर फ्री पाथवे ये होता है। अब इसमें किस प्रकार से है ना जो आपका जो जिंक फिंगर जो न्यूक्लियस होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हम आगे देखें। अब क्या होता है इसमें एक जीनोम एडिटिंग जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जीनोम एडिटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज जीन एडिटिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट गिव साइंटिस्ट द एबिलिटी टू चेंज एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इस टेक्निक के द्वारा ऑर्गेनिज्म के डीएनए को साइंटिस्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें देखो जिंक फिंगर न्यूक्लियस भी होता है, टैलिन भी होता है और क्रिस्पर कैस9 न्यूक्लियस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग जिंक फिंगर न्यूक्लियस के बारे में अभी यहाँ पे देख रहे हैं। These technology allows a genetic material to be added, removed or altered at particular location in the genome. ठीक है, अब ये देखिए आप कि यहाँ पे आपका जीनोम एडिट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये कट किया, ठीक है, और होमोलोगस टेम्पलेट को यहाँ पे आकर के जोड़ दिया, जिससे ना जो हमने क्या किया टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस की, यानी इस जगह पे आपको न्यूक्लियोटाइड को चेंज करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया डबल स्ट्रैंड ब्रेक
इंड्यूस्ड किए और हमारा जो भी जिंक फिंगर न्यूक्लियस था उसके द्वारा हमने इसको कट किया और बाद में जो भी आपको मैकेनिज्म से आपको नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने थे वो हमने उसमें जोड़ दिए, चाहे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से हो सकता है या नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर से भी ये किया जा सकता है। अब बेसिकली ये जिंक फिंगर जो प्रोटीन होती है उसमें दो प्रकार के डोमेन्स होते हैं इंपॉर्टेंट। एक डोमेन होता है आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये आपका देखिए ये वाला डीएनए बाइंडिंग डोमेन है जिसके द्वारा क्या करता है ये इस डीएनए के साथ में बाइंड ये कर जाता है। सो इट इज मोस्ट अबंडेंट डीएनए बाइंडिंग डोमेन अनकोडेड इन हायर यूकैरियोटिक जीनोम कंपोज्ड ऑफ ए tandem array of multiple zinc finger modules in which each zinc finger recognize a 3 base pair DNA subsites। जैसा मैंने आपको बता चुका हूं कि 3 बेस पेयर से प्रत्येक जिंक फिंगर बाइंड करता है। इट नेचुरली फाउंड इन फ्लेवोबैक्टीरियम ओकिनोकोइटस consisting of an N-terminal DNA binding domain and a non-specific डीएनए क्लीवेज डोमेन एट द सी टर्मिनल। तो एक आपका हो गया आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया जिससे आपको बता दिया कि प्रत्येक जिंक फिंगर क्या करता है तीन न्यूक्लियोटाइड से ये बाइंड कर सकता है। देखो ये जिंक फिंगर 1 2 3 4 है, ये तीन न्यूक्लियोटाइड से ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो डोमेन होता है वो डीएनए क्लीवेज डोमेन होता है। दिस डोमेन इज हियर लाइक FOC1 और ये वाला FOC1 ये क्या कर रहा है इस डीएनए को कट कर रहा है। ठीक है, इट्स अ क्लीविंग डोमेन ऑफ जिंक फिंगर न्यूक्लियस contains type second restriction enzyme FOC1. This zinc finger nucleus fuse the cleavage domain to the C terminus of each zinc finger domain. Two cleavage domain must dimerize and cleave DNA। दोनों क्या कर रहे हैं क्लीवेज डोमेन क्या कर रहे हैं डाइमराइज हो रहे हैं और बाद में डीएनए को ये क्लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली टाइप सेकंड प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये होता है। आपने पढ़ा होगा इसमें बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि 3 प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड्स। ये जो FOC1 होता है ये टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक प्रकार होता है। अब इसकी यदि हम वर्किंग देखें यदि हम लोग तो यहाँ पे तो क्या हुआ आपका जिंक फिंगर 1 2 3 ये तो तीनों बाइंड कर गए इसके साथ में तीन न्यूक्लियोटाइड के साथ में, और इनका FOC1 और FOC1 ये आकर के बाइंड कर गए, ये एंडोन्यूक्लियस है। तो ये क्या कर रहा है इस सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। अरे इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके देखो यहाँ पे एक के बीच में ब्रेक कर गया और यहाँ पे अगेन इस एक के बीच में यहाँ ब्रेक कर गया और ये बन गया आपके। अब इसमें ये क्या हो रहा है नॉन होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा होमोलॉगी डायरेक्टेड रिपेयर भी इसमें हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं दो जो जिंक फिंगर न्यूक्लियस है ये क्या कर रहे हैं इसके अंदर कट कर रहे हैं। ठीक है, इन सीक्वेंसेस को ये बाइंड किया और यहाँ पे इन सीक्वेंसेस के ए और ए के बीच में इन्होंने कट कर दिया। तो इस प्रकार से है ना जो दो जिंक फिंगर जो है वो दोनों यहाँ पे दोनों एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पे कट कर रहे हैं, जिसमें 3 फिंगर जिंक फिंगर डोमेन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीन न्यूक्लियोटाइड से इन्होंने बाइंड कर दिए और इसको यहाँ पे कट इन्होंने कर दिया। अगेन यही आपका जिंक फिंगर न्यूक्लियस है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कट कर दिए इन दो न्यूक्लियोटाइड में ये हट गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जिंक फिंगर न्यूक्लियस कट करता है। अब इसके जिंक फिंगर न्यूक्लियस की एप्लीकेशंस क्या होती है, इट्स अ फंक्शनल जीनोमिक और टारगेटेड वैलिडेशन, it screen the cells on their bases and it also optimize cell lines, okay, by creation of cell lines that produce high yield of proteins और antibodies, है ना। तो ये क्या करता है वो सेल लाइन क्रिएट कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रकार के प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज बना सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जिंक फिंगर जो प्रोटीन है वो खत्म कर दिया है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम लोग ल्यूसीन जिपर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जो कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन का भी एक ये प्रकार होता है। तो धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ना जो ईमेल पे अथवा व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।